हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, या जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कंटिन्यू रखा था कि जावा वर्सेस सी एंड सी प्लस प्लस जो डिफरेंसेस थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा था कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा हो चुका था। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो होगा हमारे पास सेकंड डिफरेंस में। हम लोग देखेंगे कि जो सी और सी प्लस प्लस है वो हैश इंक्लूड जो डायरेक्टिव है उसको काम में लेते हैं, जबकि जावा जो है वो इंपोर्ट को काम में लेता है। किसको काम में लेता है? इंपोर्ट। तो इंपोर्ट के हैश इंक्लूड के थ्रू सी और सी प्लस प्लस में क्या होता था कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया जाता था। इसको हेडर फाइल्स को। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो पैकेज हैं उन पैकेजेस को इंपोर्ट किया जाता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, थोड़ा सा हम डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफरेंस ये है कि जो हेडर फाइल होती है उसके अंदर बहुत सारे डिक्लेरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? डिक्लेरेशंस। तो कौन कौन से डिक्लेरेशंस होते हैं अगर हम बात करें तो जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उन प्री डिफाइंड फंक्शंस के डिक्लेरेशन होते हैं। तो डिक्लेरेशन को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप्स। ठीक है। फंक्शंस के होते हैं। वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन स्ट्रक्चर्स के भी डिक्लेरेशन होते हैं। इसके अलावा मैक्रोज भी होते हैं वहां पर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका वहां पर डिक्लेरेशन होता है। ठीक है। तो हो सकता है कि एक हेडर फाइल के अंदर 1000 फंक्शंस का डिक्लेरेशन हो, उसमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स का भी डिक्लेरेशन हो, मैक्रोज का भी हो। ठीक है। तो हो सकता है कि कोई हेडर फाइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं कि 1500 हो, ठीक है, या 2000 हो, कितने भी नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं। ठीक। तो जब हम सी लैंग्वेज का कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, और इसके अंदर मैंने लिख दिया है नीचे मेरा मेन फंक्शन, और यहां पर मैंने अपना कोड लिख दिया नीचे, और इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया test.c के नाम से, जो कि मेरा क्या है? सोर्स कोड है। क्या है? सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड को हम क्या करते हैं कि सोर्स कोड को हम लोग कंपाइलेशन के लिए भेजते हैं। किसके लिए भेजते हैं? कंपाइलेशन के लिए। तो जब उसको हम कंपाइलेशन के लिए भेजेंगे तो उससे पहले ये जो प्री प्रोसेसर हमने ऐड किया था, ये प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेस हो जाता है। तो प्रोसेस होके क्या करेगा कि मान लो कि ये जो stdio.h हेडर फाइल है इसके अंदर 2000 लाइन है, 2000 लाइंस है। तो ये जो सोर्स कोड था यहाँ से मेन फंक्शन से लेकर यहाँ तक का जो सोर्स कोड था, इसके पहले यानी कि यहाँ पर जो ये जो हैश इंक्लूड लिखा हुआ था, इसकी जगह पर ये 2000 लाइंस जो है ये इसके ऊपर ऐड कर दी जाएंगी। तो टोटल जो प्रोग्राम की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो आपने इस प्रोग्राम के अंदर, मान लो कि मैंने आपको कहा कि 1000 फंक्शन, उस 1000 फंक्शन में आप सिर्फ 5 को ही काम में ले रहे हो, उसके बावजूद भी जो जो बाकी के 995 जो फंक्शंस हैं उनके डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप्स हैं वो भी इस प्रोग्राम के साथ अटैच हो रहे हैं। ठीक है। आपने स्ट्रक्चर्स काम में नहीं लिए, उसके अंदर डिक्लेयर किए गए, आपने मैक्रोज काम में नहीं लिए, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि आपकी जो मेन जो आपका सोर्स कोड है, सोर्स कोड के साथ वो 2000 लाइन अटैच हो रही है। तो आपकी लाइन जो है, आपका जो जो प्रोग्राम जो है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ रही है, उसकी साइज बढ़ रही है। ठीक है। तो ये क्या है कि सबसे बड़ा नुकसान था आपकी जो हैश इंक्लूड, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्री प्रोसेसर है उसके साथ। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में अगर हम बात करें कि मान लो कि हम जावा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जावा में हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट पैकेज को काम में लेते हैं। किसको? इंपोर्ट को। ठीक है। तो मान लो कि मैंने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट ऑल। स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल। अब यहां पर क्या है, देखो, ये जो जावा जो लिखा हुआ है ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी। और जो आईओ है ये हमारे पास पैकेज है। क्या है? पैकेज। और जो पैकेज है, पैकेज के अंदर हम क्या रखते हैं? पैकेज के अंदर हम लोग रखते हैं, हमारे पास होते हैं डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट पैकेजेस। डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। ठीक है।
अब मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हैश इंपोर्ट जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट ऑल, और नीचे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कोड लिख दिया। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसमें मान लो कि मैंने कोई पर्टिकुलर एक्स वाई जेड क्लास ली, जो कि किसका पार्ट है, इस आईओ पैकेज का पार्ट है। इस आईओ पैकेज के अंदर क्लासेस लिखी गई है ना, तो मैंने एक्स वाई जेड नाम की क्लास काम में ले ली। अब हो सकता है कि इसके अंदर 500 क्लासेस हो सकता है इसके अंदर 100 पैकेजेस हो, टोटल 600 हो। लेकिन जब आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पर इन 500 क्लासेस में से सिर्फ एक सिंगल XYZ क्लास को ही क्या किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा। भले ही मैंने यहाँ पर ऑल लिख दिया, ऑल का मतलब अवेलेबिलिटी होती है कि अवेलेबल हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोड हो जाए। लोड कौन सी होगी, अगर मैंने इस कोड के अंदर, इस कोड में अगर सिर्फ मैंने XYZ का ही जिक्र किया है कि मुझे सिर्फ XYZ की ही जरूरत है, तो सिर्फ XYZ ही यहाँ पर क्या होगी, इंपोर्ट होगी। बाकी की 499 क्लासेस इंपोर्ट नहीं होंगी, यानी कि मेमोरी एफिशिएंट है ये, जिसकी जरूरत है सिर्फ उसी को इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं चीजों को कि यहाँ पर कैसे मैनेज हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्री प्रोसेसर इज रिक्वायर्ड इन सी, preprocessor is required in C and C++, but preprocessor is not required in Java। ठीक है, प्री प्रोसेसर जावा में तो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन सी और सी प्लस प्लस में रिक्वायर्ड होता है। कह रहा है कि इन केस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर फाइल्स। जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है वो किस फॉर्म में होती है, हेडर फाइल्स की फॉर्म में होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हो गया stdio.h, conio.h, math.h। अगर आपने सी और सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपने इन चीजों को सुना होगा पहले। If we want to use predefined library in C and C++ applications, we have to include header files in C and C++ applications. For this, we have to use hash include preprocessor statement। कह रहा है कि अगर हम लोग predefined library को काम में लेना चाहते हैं C और C++ के अंदर, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को header file include करना पड़ेगा। और वो header file हम include किसके थ्रू करते हैं, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर के थ्रू इंक्लूड करते हैं। जैसे इस stdio.h को अगर मुझे इंक्लूड करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हैश इंक्लूड stdio.h। अगर मुझे कॉनियो को लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड conio.h। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं जो हेडर फाइल्स होती हैं C और C++ के अंदर। ठीक है, इफ we compile C and C++ application, then preprocessor will perform the following action। क्या एक्शन परफॉर्म करवाएगा, जैसे मान लो कि मैंने यहां पर लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर है प्री प्रोसेसर विल रिकॉग्नाइज ऑल हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स। प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि जितने भी हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स हैं उनको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करके मतलब पहचानने की कोशिश करेगा। कह रहा है कि प्री प्रोसेसर विल टेक ऑल द स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स फ्रॉम हैश इंक्लूड स्टेटमेंट, यानी कि यहां से इसको उठाएगा। ठीक है, उठाने के बाद क्या करेगा, प्री प्रोसेसर विल चेक वेदर द स्पेसिफाइड हेडर फाइल इज एग्जिस्टेड और नॉट। देखेगा कि stdio.h रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, इफ द स्पेसिफाइड हेडर फाइल are not existed, the preprocessor will generate some error message को generate करेगा। If the specified header files are existed, then preprocessor will load the specified header files to the memory। और अगर specified जो header files हैं अगर वो exist नहीं करती हैं तो जो प्री प्रोसेसर है वो क्या करेगा, ये जो यहाँ पर हेडर फाइल दे रखी है इसको लोड करेगा। दिस टाइप ऑफ लोडिंग predefined library at compilation time will create called at static loading। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक लोडिंग, क्योंकि पहले ही सारे को लोड कर दिया जाएगा, जितने फंक्शन है सबको, जितनी हेडर फाइल, जितने भी मैक्रोज हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स है सबको बिना किसी जरूरत के क्या करेगा, सबको लोड कर देगा। ठीक है, ये क्या कहलाती है, स्टैटिक लोडिंग कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि हमने test.c नाम से एक प्रोग्राम बनाया जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। जब प्री प्रोसेसिंग होगी तो उसके बाद test.i हेडर फाइल बनेगी जिसमें सोर्स कोड यानी कि मेन फंक्शन या बाकी का फंक्शन जो भी कोड लिखा आपने सारा कोड, और जो आपकी हेडर फाइल है उस हेडर फाइल का कोड क्या करेगा, यहाँ पर इस test.i फाइल के अंदर अटैच हो जाएगा, जिसको अपन एक्सपेंडेड कोड बोलते हैं। उसके बाद उसको कंपाइल करवाया जाता है फाइल को, .i को। .i जब कंपाइल होगी तो .s यानी कि असेंबली कोड में कन्वर्ट होगी। असेंबली कोड को ओबीजे में कन्वर्ट किया जाएगा, असेंबलर करेगा ये काम। और असेंबलर क्या बना देगा, उसको ऑब्जेक्टिव कोड में .obj में कन्वर्ट कर देगा। लिंकर क्या करेगा, .obj कोड को एक साथ इकट्ठा करेगा
और इकट्ठा करके .exe फाइल बना देगा, जो कि क्या होती है आपकी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो सी और सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है कि ये प्रोसेस होती है कि सारी सारी जिसके थ्रू काम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो जावा में क्या होता है, अगर हम जावा की बात करें तो यहां पर जावा में क्या हो रहा है, कह रहा है कि इन जावा the complete predefined library is provided in the form of classes and interfaces। किसकी फॉर्म में होती है, क्लासेस और इंटरफेसेस की फॉर्म में होती हैं। जैसे कि java.io पैकेज है, ये util पैकेज है, ये sql पैकेज है, और इनको हम काम में कैसे लेते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ हम लिखेंगे इंपोर्ट java.io .star का मतलब क्या होता है, ऑल, यानी कि इसकी जितनी भी क्लासेस हैं वो सब अवेलेबल करवा दो, लोड मत करो, अवेलेबल करवा दो। ऐसे java.util हो गया, java.sql हो गया, इन सबको क्या करवाया जाएगा, अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि कैसे काम करता है, तो सेम जैसा वहां पर काम कर रहा था वैसे यहाँ पर भी काम करेगा। जैसे क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन टास्क परफॉर्म हो रहा है वो क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, देखिए कह रहा है कि इफ वी कंपाइल जावा प्रोग्राम देन कंपाइलर विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर इंपोर्ट, ठीक है, जावा डॉट आईओ डॉट ऑल, तो क्या करेगा, इस आईओ पैकेज को सबसे पहले क्या करेगा, कंपाइलर विल रिकॉग्नाइज ऑल द इंपोर्ट स्टेटमेंट, सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को रिकॉग्नाइज करेगा। कंपाइलर विल टेक द स्पेसिफाइड पैकेज नेम फ्रॉम द इंपोर्ट स्टेटमेंट, इस पैकेज को उठाएगा आईओ को और चेक करेगा, कंपाइलर विल चेक वेदर द स्पेसिफाइड पैकेजेस आर एग्जिस्टेड और नॉट इन जावा प्रोग्राम, जावा सॉफ्टवेयर, कह रहा है कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इसको चेक करेगा। If the specified packages are not existed in Java predefined library, then compiler will raise an error, और वो error क्या देगा, पैकेज जो भी नाम है जैसे IO लिखा जाएगा, IO does not exist। और कह रहा है कि if the specified packages are existed in Java predefined library, then compiler will not raise any error, कोई error नहीं देगा, and compiler will not load any package content on the memory, compiler कुछ भी लोड नहीं करेगा। लेकिन जब हमने हैश इंक्लूड की बात की थी तो उसने क्या किया था, पूरी हेडर फाइल को लोड कर दिया था, जिसको अपन ने क्या कहा था, स्टैटिक लोडिंग बोला था जिसको अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पर लोड नहीं करता है तो क्या करता है अभी, ठीक है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर क्या करता है वो। तो कंपाइलर क्या करेगा कि व्हाइल एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम व्हेन जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन एनकाउंटर्स एनी क्लास और इंटरफेस फ्रॉम द स्पेसिफाइड पैकेज, यानी कि वो आईओ पैकेज के अगर कोई भी उसको क्लास या कोई भी पैकेज अगर उसको मिलता है, सॉरी इंटरफेस, अगर कोई भी उसको इंटरफेस मिलता है तो वो क्या करेगा कि स्पेसिफाइड पैकेज देन ओनली जेवीएम विल लोड द रिक्वायर्ड क्लास और इंटरफेस टू द मेमोरी एट रन टाइम। ठीक है, तो क्या करेगा, वो सिर्फ उसी क्लास इंटरफेस को ही लोड करेगा रन टाइम पर। ठीक है, लोडिंग प्री डिफाइंड लाइब्रेरी एट रन टाइम इज कॉल्ड एज डायनेमिक लोडिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको अपन डायनेमिक लोडिंग बोलते हैं, क्योंकि रन टाइम पर हम जो भी रिक्वायर्ड क्लास इंटरफेस है सिर्फ उसी को लोड करवा रहे हैं। प्री प्रोसेसर इज नॉट रिक्वायर्ड इन जावा, प्री प्रोसेसर और रिक्वायर्ड जो जावा में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, बिकॉज जावा डज नॉट इंक्लूड हेडर फाइल्स एंड हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स। ऑल्टरनेटिवली जावा हैज क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। जावा में क्या होते हैं कि पैकेजेस होते हैं, क्लासेस होती हैं, सॉरी क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं, जो कि किसके अंदर होते हैं, आपके पैकेजेस के अंदर होते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, देखो इससे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि काम कैसे करता है। तो जैसे ये सोर्स कोड है मेरा test.java, अब test.java है तो कंपाइलर ने क्या किया, इसकी test.class क्लास बना दी, बाइट कोड बना दी। अब क्या करेगा, इस क्लास को इस क्लास लोडर के अंदर डाला जाएगा। अब अगर हमने इस test.java के अंदर मान लो कोई ऐसी क्लास को हमने काम में लिया है, मान लो XYZ हमने क्लास काम में ले ली, जो कि किसका पार्ट है, IO पैकेज के अंदर है, तो क्या करेगा, सिर्फ उस XYZ क्लास को ही लाया जाएगा और उसको भी क्लास लोडर के ऊपर डाल दिया जाएगा और आगे एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये आपका रन टाइम लोडिंग कहलाती है, यानी डायनेमिक लोडिंग कहलाती है। ठीक है, तो एक सेकंड जो डिफरेंस था हमारा, ये वो डिफरेंस था जिसमें हमने देखा कि कैसे सी और सी प्लस प्लस हैश इंक्लूड जो प्री प्रोसेसर उसको काम में लेते हैं उसमें क्या कमियां थी, इंपोर्ट उनसे ज्यादा अच्छा क्यों है। थैंक यू।